द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में स्वागत है छात्रों, और मैं सागर पांडे। पिछली क्लास में पिछली कक्षा में हम लोग छात्रों पृथ्वी से संबंधित उच्चावच पर अध्ययन कर रहे थे, और हम लोगों ने अध्ययन किया कि पृथ्वी पर उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के उच्चावचों की चर्चा के विषय में हम लोगों ने ये भी देखा कि पृथ्वी पर जितने भी भूदृश्यावलियां हैं उनको हम उच्चावच के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। जो बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए भूभाग हैं उन्हें हम प्रथम उच्चावच में रखते हैं, जैसे महाद्वीप और महासागर। उससे कम क्षेत्रफल में फैले हुए भूभाग को या भूदृश्यावलियों को द्वितीय उच्चावच के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे भ्रंश घाटी, पर्वत, पठार इत्यादि। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले क्षेत्रों में विस्तृत दृश्यावलियों को तृतीय उच्चावच या तृतीय कोटि के उच्चावच के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे डेल्टा, एस्चुरी, समुद्र तटीय मैदान इत्यादि। आज हम ये चर्चा करेंगे कि भूदृश्यावलियों के उत्पत्ति के साथ पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बल का परिणाम किस प्रकार होता है, अंतर्जात बल और बाह्यजात बल किस प्रकार से कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी के धरातल पर भू आकृतियों या भू दृश्यावलियों का निर्माण होता है। इन भू दृश्यावलियों के निर्माण के तहत अंतर्जात बल और बाह्यजात बल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी अंतर्जात बल के कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आपदाओं का आना भी संभव है, और ये प्राकृतिक आपदा कहलाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं आज, और आज हम ये देखेंगे कि पृथ्वी पर किस प्रकार से पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है। आज इस पर हम चर्चा करते हैं। पूरे पृथ्वी पर मुख्यतः 2 ही दिशाओं में पर्वतों का निर्माण पाया जाता है, या पर्वतों का निर्माण हुआ है। या तो पर्वत पृथ्वी के सतह पर मुख्य रूप से देखने पर उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रतीत होते हैं। एक दिशा उत्तर से दक्षिण हो गई और दूसरी दिशा पूर्व से पश्चिम हो गई, तो मुख्यतः पर्वत निर्माण की जितनी भी क्रियाकलाप व्यवस्थाएं हुई हैं वो सब 2 ही दिशाओं में भूपटल पर मुख्यतः देखी जाती हैं। अन्य दिशाएं भी हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही दिशा में दिखेगी, या तो उत्तर से दक्षिण की ओर या तो पूर्व से पश्चिम की ओर। एग्जाम्पल स्वरूप अभी हम देखें तो उत्तर से दक्षिण की ओर मुख्यतः रॉकीज पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ। उसके जस्ट नीचे दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में और एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है। साथ साथ हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ अगर चलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के किनारे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत का निर्माण हुआ है। अगर फिर हम चर्चा करें पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ पर्वत निर्माण क्रियाकलापों का, तो आल्पस पूर्व से पश्चिम की तरफ, हिंदकुश के साथ साथ आपका हिमालय ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, अन्य। तो इस प्रकार से हम धरती पर या पृथ्वी के भूपटल पर पर्वत निर्माणकारी क्रियाकलाप देखते हैं तो मुख्यतः 2 ही दिशाओं में होता है। हम बात करेंगे कि धरती पर जितने भी पर्वत निर्माणकारी क्रियाकलाप हैं वो अंतर्जात बलों के कारण होता है। अंतर्जात बलों में मुख्य रूप से पर्वत निर्माणकारी क्रियाकलाप पठारों के निर्माण में मुख्यतः
प्लेटों का खिसकना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। किंतु यहाँ बार बार प्रश्न ये आता है कि पृथ्वी की सतह पर उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर ही मुख्यतः क्यों पर्वत निर्माणकारी क्रियाकलाप हुए हैं। जब पृथ्वी, अगर हम पृथ्वी की चर्चा करें तो पृथ्वी पर मुख्य रूप से प्लेटें दो ही दिशाओं में मुख्य रूप से गतिमान है। या तो प्लेटें उत्तर से दक्षिण की ओर गतिमान है। पहला, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर मुख्य रूप से, दिशा की ओर मुख्य रूप से। अब हम चर्चा करें कि उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर प्लेटों का गमन। उदाहरण देख लिया जाए, कौन सी ऐसी प्लेट है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ गतिमान है छात्रों? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ दो प्लेटें जो बहुत ही चर्चा का विषय सदैव बनी रहती है। एक यूरेशियन प्लेट उत्तर से दक्षिण की तरफ और दक्षिण से उत्तर की तरफ गतिमान गोंडवाना लैंड अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट। दूसरा देखा जाए तो गोंडवाना लैंड से टूटा हुआ अफ्रीका किस दिशा में गतिमान है? पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम दिशा की तरफ, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ। जैसे अफ्रीकन प्लेट पश्चिम दिशा से, पूर्व दिशा से किधर जा रही है, गतिमान है पश्चिम की दिशा की तरफ। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका वो पूर्व से किस दिशा की तरफ गतिमान है? पश्चिम दिशा की तरफ। फिर प्रश्न तर्क आता है बार बार, अफ्रीकन प्लेट दक्षिण से उत्तर की तरफ और साथ साथ यूरेशियन प्लेट उत्तर से दक्षिण की तरफ गतिमान है। तो अगर दो प्लेटें दो ही दिशाओं में मुख्य रूप से गतिमान है, एक उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर अगर गतिमान है, तो दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ जब आएंगी, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ और ये दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो इनके मध्य जब संचलन होगा, इन प्लेटों के मध्य या ये प्लेटें गतिमान होंगी एक दूसरे की ओर, तो आगे जाकर एक दूसरे से मिलेंगी या टकराएंगी। इन टकराने के क्रियाकलाप को प्लेट अभिनति कहा जाता है। ऐसे संचलन को प्लेट अभिनति कहा जाता है। और ऐसे टकराने की दिशा में, दो प्लेटों के टकराने की दिशा में, टकराने वाले स्थान पर जो स्थल भाग है, जो चट्टानें हैं, जो रॉक्स है, वो ऊपर की तरफ उठने लगती हैं और उठते समय ये पर्वत का निर्माण करेंगी। तो जब उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा की ओर प्लेटें गतिमान होंगी तो सदैव पर्वत कैसा बनेगा? पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। जब प्लेटें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर गतिमान होंगी तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पर्वत निर्माणकारी क्रियाकलाप होगा। जैसे यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो गोंडवाना प्लेट, यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ गतिमान होने से भू अभिनति क्रियाएं हुई और ऐसे संचलन के दौरान पर्वत निर्माणकारी क्रियाकलाप हुआ, जिससे पर्वत कैसा बना? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। यह आपका सच हो गया। दूसरी तरफ प्लेटें, जब भी प्लेटें पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गतिमान होंगी
पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर गतिमान होंगी और ये दूसरी प्लेट स्थिर होगी या पश्चिम से पूर्व की ओर गतिमान होगी, तो दोनों में आपस में टक्कर होगी और टक्कर होने के बाद जो भी पर्वत निर्माणकारी क्रियाकलाप होंगे वो सदैव किस दिशा में होंगे? उत्तर से दक्षिण दिशा में होंगे। जैसे रॉकीज प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिकन प्लेट या अमेरिकन प्लेट के टकराने से रॉकीज और एंडीज उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ निर्मित हुई। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर दो दिशाओं में मुख्य रूप से प्लेटें गतिमान हैं और यही कारण है कि जितने भी पर्वत निर्माणकारी क्रियाकलाप हो रहे हैं या हुए हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर गतिमान है। आगे बढ़ेंगे और इन्हीं के गतिमान होने की दिशा में प्लेटें मुख्य रूप से 3 तरीके से संचलन करते हैं। कितने तरीके से? 3 तरीके से। अब जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तो जो प्लेट हल्की होगी, जिसका घनत्व कम होगा, उसमें मोड़ आने लगेगा, अर्थात वलन आएगा और वलन या मोड़ के कारण बने पर्वत को मोड़दार पर्वत या वलन पर्वत या वलित पर्वत भी कहा जाएगा। अर्थात दो प्लेटों के टकराने से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में जो पर्वत बनेंगे वो भी कैसे होंगे? उसमें भी एक प्लेटों का घनत्व कम होगा या दूसरी प्लेटों का घनत्व अधिक होगा। जब ये दो प्लेटें का घनत्व कम अलग अलग है तो महाद्वीपीय प्लेट पर जो पर्वत निर्माणकारी घटनाएं होंगी, उन पर्वत निर्माणकारी घटनाओं में जो पर्वत बनेगा उसमें वलन होगा, इसलिए ये कैसा पर्वत कहलाएगा? वलित पर्वत कहलाएगा। इस प्रकार रॉकीज पर्वत किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। आल्प्स किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस पर्वत का उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। एटलस पर्वत अफ्रीका का किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत का उदाहरण है। इस प्रकार से पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रकार वर्तमान में किस प्रकार के पर्वत बहुतायत हैं? तो सीधा आंसर होगा इसका, सर्वाधिक प्रकार पर्वतों में देखा जाए तो वलित पर्वतों का ही निर्माण पृथ्वी के भूसतह पर सर्वाधिक है। इस प्रकार पृथ्वी पर द्वितीय क्रम के उच्चावच का निर्माण प्लेटों के संचलन के कारण मुख्यतः हुआ है। अब प्लेटों के चलने पर दो चीजें और इसके साथ जुड़ जाती हैं। अगर प्लेटें चलेंगी, संचलन होंगी, तो पहला जब भी प्लेट चलेगी, मूव करेगी, तो उसमें हलचल होगी और उस हलचल से कंपन उत्पन्न होगा और उसी कंपन को ही हम भूकंप के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? भूकंप के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार ये कहना आसान है कि बहुतायत भूकंप का आना प्लेटों से सीधा संबंध है या आपस में जुड़ा हुआ है। तो भूकंप का आना किससे संबंधित है? प्लेटों के संचलन से। फिर प्रश्न यहां पर यह आता है कि प्लेटें कितने प्रकार से संचलन करती हैं। अगर प्लेटों के संचलन की बात किया जाए तो प्लेटें मुख्यतः 3 प्रकार से संचलन करेंगी। कितने प्रकार से संचलन करेंगी? 3 प्रकार से संचलन करेंगी। प्लेटों का पहला संचलन अपसारी प्लेट संचलन, अपसारी प्लेट संचलन। दूसरा संचलन अभिसारी प्लेट संचलन। तो एक प्रकार से प्लेट चलेगी, उसे हम कौन सा संचलन कहेंगे? अपसारी प्लेट संचलन।
दूसरे प्रकार से जो प्लेट चलेगी उसे अभिसारी प्लेट संचलन कहेंगे। और जो तीसरा चलने का क्रम है इसे हम समानांतर प्लेट संचलन कहते हैं। तो कितने प्रकार से प्लेटों का संचलन होगा? तो 3 प्रकार से प्लेटों का संचलन होगा। या तो प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आए तो उसे अभिसारी प्लेट संचलन कहा जाएगा, अर्थात एक दूसरे से टकराएंगी तो इसे अभिसारी प्लेट संचलन कहा जाएगा। और पृथ्वी पर ये प्लेटों को विनाशकारी प्लेटों के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। फिर प्रश्न ये आता है बार बार मनोमस्तिष्क में कि इन्हें हम विनाशकारी प्लेट क्यों कह रहे हैं? अभिसारी प्लेट को विनाशकारी प्लेट कहने का तात्पर्य क्या है? हम इन्हें विनाशकारी प्लेट के नाम से क्यों पुकारते हैं? तो इसका एक सीधा उदाहरण है या सीधा उत्तर है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी, गतिमान होंगी, तो दोनों प्लेटें आपस में क्या करेंगी? टकराएंगी। और उन प्लेटों के टकराने से सर्वप्रथम क्या आएगा? हलचल होगी, हिलेंगी प्लेटें टकराने से। और टकराने से सर्वप्रथम क्रिया क्या हो रही है? एक भूकंप की क्रिया हो रही है। तो जब भूकंप आता है, जब 2 प्लेटें तीव्रतम टकराती हैं धीरे धीरे एक समय में, तो तीव्रतम जब भूकंप आएगा अधिक तीव्रता का, तो इसे जनधन की या जानमाल की हानि होगी, अत्यधिक जीवों की हानि होगी, धन की भी हानि होगी। इसलिए इसे विनाश की संज्ञा दी गई है। जब धन और जन दोनों की अपार क्षति होगी तो उसे हानि कहा जाएगा। इसलिए अभिसारी प्लेट को क्या कहा गया? विनाशकारी प्लेट कहा गया, क्योंकि भूकंप के आने पर क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए पर्यावरण और भूगोल में भूकंप को प्राकृतिक आपदा के नाम से भी पुकारा जाता है। जब भी हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं हम भूकंप का नाम जरूर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक आपदा ऐसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा बिना बताए असमय घटित घटना है, जिसमें अधिकतम जान माल की हानि होती है। इसलिए इसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में भी। आगे बढ़ेंगे। दूसरी प्लेट अपसारी प्लेट है। अपसारी प्लेट उस प्लेट को कहते हैं जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। भाई प्लेटों के चलने के 3 तरीके, या तो प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी, या तो प्लेटें एक दूसरों से दूर जाएंगी, और तीसरी कंडीशन और हो सकती है, या प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलेंगी, या प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी, या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, या प्लेटें एक दूसरे के समानांतर चलेंगी। ये 3 ही प्लेटों के संचलन की दिशा है। प्लेटों का एक दूसरे के करीब आना, प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना, या प्लेटों का एक दूसरे के समानांतर चलना। तो जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आएंगी तो ऐसे प्लेटों के चलने के संचलन को अभिसारी प्लेट संचलन कहते हैं। अर्थात प्लेटें आएंगी और एक प्लेट ऊपर जाएगी, दूसरी नीचे जाएगी, तो इसे अभिसारित प्लेटें कहेंगे। और इन्हीं प्लेटों के कारण पर्वत निर्माणकारी घटनाएं होंगी, भूकंप की क्रियाएं कलाप होंगी। और जब ये प्लेटें अंदर, एक प्लेट जब अंदर जाकर दूसरी प्लेट उठेगी तो पर्वत बनेगी, और जब दूसरी प्लेट धरातल में जाएगी और धरातल के अंदर नीचे जाने पर स्टेनोस्फीयर क्षेत्र में पहुंचती है, तो वहां अत्यधिक तापमान के कारण वो उन प्लेटों में मेल्टिंग क्रियाकलाप शुरू होता है, मेल्टिंग शुरू हो जाती है, जिससे मैग्मा का निर्माण होता है। और जब मैग्मा अत्यधिक हो जाता है तो गैसों के साथ अत्यधिक दाब के साथ वो बाहर आने के लिए कोशिश करता है और भूपटल को चीरकर वो धरातल पर आता है। इस क्रिया को कहा जाता है ज्वालामुखी। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये सीखा कि ज्वालामुखी क्रिया
और भूकंप क्रियाएं तभी अच्छे से समझ में आएंगी जब हमें प्लेटों का संचलन या प्लेटों का अध्ययन हम विद्युत रूप से कर चुके होंगे या हम विद्युत रूप से जानते होंगे। तो इसलिए सर्वप्रथम आज हमारा उद्देश्य है कि अब हम क्रमबद्ध तरीके से पृथ्वी के भूदृश्यावलियों की चर्चा करते रहेंगे। अब लगातार क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे कि हवाओं के चलने से कैसे स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है, जल के बहने से, नदियों के बहने से कैसे स्थलाकृतियों का रूप बदल जाता है, महासागरों के लहरों से समुद्र के किनारे पर्वत जो होंगे उनसे जब लहरें टकराएंगी तो उनके अपर्दन और क्षरण से कैसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, चूना प्रधान क्षेत्रों में स्थल पर जिस स्थानों पर चूने की अधिकता है वहां वर्षा के कारण कैसे स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इन सब बातों को हम क्रमबद्ध तरीके से अब प्रत्येक क्लास वाइज एक क्रम में पढ़ते रहेंगे। अब हम देखते हैं, अगर इन सब चीजों को कहा गया वायु द्वारा निर्मित, जल द्वारा निर्मित, महासागरीय द्वारा निर्मित, कृष्ट मतलब कि चूना प्रधान क्षेत्रों में निर्मित स्थलाकृतियां किस प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, इनका निर्माण अंतर्जात बल से हो रहा है कि बाह्यजात बल से हो रहा है, इनका निर्माण सदैव किस बल से हो रहा है, बाह्यजात बल से। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर नदी का बहना धरती के अंदर के बल का नहीं बल्कि बाह्य कारक है। हवा का चलना पृथ्वी की सतह के ऊपरी पर कैसा कारक है, ये बाह्य कारक है। महासागरों का लहर चलना कैसा कारक है, बाह्य कारक है। इसलिए से बाह्य कारक या बाह्य बहिर्जात बल के नाम से पुकारा जाता है। हम आगे इन पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसी के क्रम में। तो अपसारी प्लेट होंगी, अभी सारी कंफर्म हो गया। तो अपसारी प्लेट किसे कहेंगे, वह प्लेटें छात्रों जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इन प्लेटों को कौन सा प्लेट कहेंगे, अपसारित प्लेट, अर्थात फैलेंगी, दूर जाएंगी। तो फिर मनोमस्तिष्क में प्रश्न आ रहा होगा कि इस पृथ्वी पर वो प्लेट कहां है जहां अपसारी प्लेट क्रियाकलाप हो रही होंगी। सत्य यह है कि जब अभिसारी प्लेट क्रियाकलाप होगा तो भूकंप आने की तीव्रता अत्यधिक होगी, और जब अपसारी प्लेट का संचलन होगा तो भूकंप आने के क्रियाकलाप बहुत कम होंगे। आएंगे तो छिछले भूकंप होंगे, उनमें तीव्रताएं कम होंगी, उनमें जान माल का खतरा नहीं रहेगा। फिर मनोमस्तिष्क में बार बार प्रश्न आता है कि अपसारी प्लेट संचलन पृथ्वी के भूपटल पर किस स्थानों पर हो रहा है, इससे क्या होता है। तो अपसारी जब प्लेट संचलन होता है तो उससे प्लेटों का निर्माण होता है, प्लेटें बढ़ती हैं, बड़ी होती हैं। किस प्रकार से, अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में एक कटक का निर्माण हुआ है। प्रश्न फिर आया, कटक क्या है। अटलांटिक महासागर या अंध महासागर के मध्यवर्ती भाग में प्लेटें टूटकर दो दिशा में बढ़ रही हैं, अपसारित हो रही प्लेटें प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर की, जिसकी वजह से दरार पड़ जाने से पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा या लावा धीरे धीरे बिना दबाव के आराम से ऊपर की तरफ दरारों के माध्यम से बाहर आ रही हैं। तो प्लेटें आगे बढ़ रही हैं, वही मैग्मा आकर, लावा आकर जुड़ रही हैं, तो प्लेटें क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, अपसारित हो रही हैं। किंतु उस मैग्मा के आने पर एक पर्वत जैसा रूप ले रहा है, वो जमकर ठोस हो रहा है अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में, और ऐसे पर्वत के लंबे भूभाग को जमने को ही कटक कहा गया। तो प्रश्न फिर ही आएगा एग्जाम में कि संसार का सबसे बड़ा कटक का निर्माण किस महासागर में है। तो हम कहेंगे मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा कटक है। फिर प्रश्न आएगा इसका आकार कैसा है। तो फिर बार बार प्रश्न आएगा, हम ओशनियोग्राफी में देखेंगे, महासागर विज्ञान में अध्ययन करेंगे। अटलांटिक महासागर का आकार लगभग इस आकार का है, इसलिए इस कटक का भी आकार किस प्रकार से होगा छात्रों, इस आकार का ही इस कटक का भी निर्माण होगा। तो हमें कहना यह है कि अपसारी प्लेट में भी भूकंप की क्रियाएं होंगी, किंतु इनके भूकंप की क्रियाएं या इनकी तीव्रताएं कम होंगी,
और अपसारी प्लेटों के संचलन के समय भूकंप की क्रियाएं अधिक तीव्रता वाली होंगी। अब हम बात करेंगे समानांतर प्लेट। किसी किसी कंडीशन में जब प्लेटें एक दूसरे के करीब से होकर गुजरती हैं तो उनमें घर्षण उत्पन्न होता है और उस घर्षण के कारण ही हलचल उत्पन्न होती है, जिसके कारण कम तीव्रता और कभी कभी अभी अधिक तीव्रता वाले भूकंप आ जाते हैं। इस प्रकार से सबसे विनाशकारी इन समानांतर प्लेट में भूकंप के आने की कंडीशन होगी, किंतु बहुत ज़्यादा जान माल की खतरा नहीं रहेगा, इसमें कोई हानि नहीं होगी। किंतु फिर प्रश्न आएगा कि किस प्लेट संचलन को निर्माणकारी प्लेट कहा गया है। तो निर्माणकारी प्लेट की उपमा किसे मिला है? अपसारी प्लेट संचलन को निर्माणकारी प्लेट संचलन कहा जाता है। अभिसारी प्लेट संचलन को विनाशकारी प्लेट संचलन कहा जाता है। फिर बार बार आता है कि प्लेट चलने की 3 दिशाएं हम लोग सीख चुके हैं, प्लेटों के संचलन से क्या होगा ये भी सीख चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब हम अगली कक्षा में प्लेटों का नामकरण कैसे हुआ, कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्लेट शब्द का नामकरण किया, वो कहाँ के रहने वाले हैं, साथ साथ प्लेट विवर्तन की क्रियाएं क्या हैं, प्लेटें किस दिशा में ही क्यों चल रही हैं, प्लेटें उत्तर से दक्षिण ही क्यों जा रही हैं या पूर्व से पश्चिम ही क्यों गतिमान हैं, इनके कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे। प्लेटें क्यों चलती ही हैं, क्यों प्लेटें धीमी चलती हैं, कुछ प्लेटें क्यों अधिक चलती हैं, और पृथ्वी पर कितने प्रकार की प्लेटें हैं, उनका नाम क्या है, कौन सी प्लेट छोटी है, कौन सी प्लेट बड़ी है, किन प्लेटों का घनत्व अधिक है, किन प्लेटों का घनत्व कम है। और फिर इसी के क्रम में छात्रों अगली कक्षा में हम लोग सीखेंगे कि वेगनर का सिद्धांत, हैरी-हास का सिद्धांत, प्लेट विवर्तन की क्रियाएं हम अगली कक्षा में सीखेंगे। छात्रों इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।